स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। मैच्योरिंग अप्रोच, मैच्योर होती हुई अप्रोच। किसी काम को करने का एक तरीका है और वो मैच्योर हो रहा है, मतलब समझदार हो रहा है। एक स्मार्ट प्लान बना रही है इंडिया, ज़्यादा स्मार्ट प्लान बना रही है ट्रेड को लेकर के। देखो, इंडिया नीड्स टू यूज मार्केट एक्सेस। इंडिया को ज़रूरत है कि वो इस्तेमाल करे मार्केट एक्सेस का, कि उसको जो मार्केट का एक्सेस मिला हुआ है, कहाँ पे मिला हुआ है ये एक्सेस? यूके में मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यूके में अब वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है। ये मार्केट, यूके की जो मार्केट है उस तक पहुंच हो गई है भारत की। तो ये जो पहुंच है इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है भारत को। क्या करने के लिए? टू रेज, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? इट्स मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। मतलब मार्केट में एक्सेस तो मिल गया, यूके का बाजार तो आपके लिए खुल गया कि आओ बेचो अपना सामान यहाँ पर। लेकिन अब आप कितना सामान बेचते हो, आप कितना शेयर है? जैसे वहाँ पे 100% जो सामान बिकते हैं उसके 100% में से कितना परसेंट आपका सामान बिकता है, वो है आपका मार्केट का शेयर। तो मार्केट का एक्सेस मिल गया अब आपको, अब वो मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहिए आपको इस एक्सेस का यूज करते हुए। द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA reflects New Delhi's more mature approach to free trade negotiations। अब यहाँ पे इंडिया यूके का एक कॉम्प्रिहेंसिव, अगर कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, बहुत कुछ शामिल है। जैसे यहाँ पे गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ शामिल होगा। इकोनॉमिक का मतलब है कोई भी चीज़ पैसों से जुड़ी हुई, और ट्रेड का मतलब होता है चीज़ों को खरीदना बेचना। अग्रीमेंट यानी बीच में उन्होंने एक समझौता किया, एक अग्रीमेंट किया है इंडिया और यूके ने, और उस अग्रीमेंट का नाम है CETA। ये समझौता रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, दिखा रहा है नई दिल्ली की एक ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा परिपक्व अप्रोच को दिखा रहा है। एक ज़्यादा बेहतर इन्होंने एक समझदारी दिखाई है टू फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस, कि फ्री ट्रेड किया जा सके। इससे रिलेटेड जो उनकी नेगोशिएशंस है, जो बातचीत हुई है, उसके प्रति उन्होंने ज़्यादा मैच्योर अप्रोच दिखाई है। अब जैसे सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके चीज़ें जो हैं दूसरे देश में जब बिकें तो उनके ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्स है वो कम से कम लगे, टैरिफ कम से कम लगे, वो तो है ही। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी ऐसी मजबूत है जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ compete कर सकती है, और कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो वीक है, जो compete नहीं कर सकती। किन इंडस्ट्रीज़ को आपको ओपन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये सब फैसला करना आपकी समझदारी को दर्शाएगा कि आप कितने अच्छे से करते हैं। तो ये जो नई ट्रेड डील हुई है इंडिया और यूके के बीच में, ये ऐसा दिखा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और स्मार्ट हो रही है अब इन बिजनेस टॉक्स को हैंडल करते हुए। ये तो मीनिंग है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या हो रहा है देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है इंडिया यूके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये पूरा। वर्ब इसके लिए आ गया रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक अप्रोच को। अप्रोच रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट है। ये अप्रोच कैसी है? मैच्योर है। ये एडजेक्टिव है। और कितनी मैच्योर है? मोर ने बताया उसके लिए एडवर्ब बन के कि ज़्यादा मैच्योर है। न्यू दिल्ली यानी पॉजेसिव डिटर्मिनर है, बता रहा है कि अप्रोच किसकी है? न्यू दिल्ली की है। और किस चीज़ के प्रति है? टू ने बताया फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के प्रति है। यहाँ पे टू का ऑब्जेक्ट है नेगोशिएशंस, और नेगोशिएशंस कैसी हैं? ट्रेड वाली हैं, नाउन मॉडिफायर है नेगोशिएशंस के लिए, और ये फ्री है मतलब एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। अनलाइक इट्स 2009 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसकी तरह नहीं। अनलाइक क्या होता है ना, एक प्रेपोजिशन है, ये ऐसा बताता है कि किसी एक चीज़ को दूसरी से विपरीत दिखाता है, उल्टा दिखाता है। कि 2009 में भी एक FTA हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था आसियान के साथ। आसियान एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसके अंदर लगभग 10 कंट्रीज़ जो हैं उसका हिस्सा है आसियान का, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है इसके अंदर। तो इनके साथ इन्होंने, इंडिया ने FTA जो साइन किया था, विच टिल्टेड द ट्रेड बैलेंस अगेंस्ट इंडिया, जिसने ट्रेड बैलेंस को इंडिया के अगेंस्ट टिल्ट कर दिया था। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है। अब ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि आपका जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट, वो इंपोर्ट से कितने ज़्यादा है। जितने एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा। मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा का मतलब है आपने सामान ज़्यादा बेचा,
और इम्पोर्ट ज़्यादा का मतलब है आपने सामान ज़्यादा खरीदा तो बेचने से फ़ायदा होता है। तो ये है ट्रेड बैलेंस। तो इंडिया ने जैसे मान लो आसियान वाली कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट्स करे, फिर इंडिया ने कुछ खरीदे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा कि एक्सपोर्ट्स कम हो गए, इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, तो ट्रेड बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट हो गया। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ने खरीदा ज़्यादा और बेचा कम, ये हो गया था। उसकी तरह नहीं, अनलाइक ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तब तो हुआ था ऐसा, लेकिन इस बार क्या हुआ है, न्यू दिल्ली ने अप्रोच किया है यूके को। यूके को इस बार न्यू दिल्ली ने कैसे अप्रोच किया है, यूके पैक्ट को कैसे अप्रोच किया है। पैक्ट का मतलब वही अग्रीमेंट का ही ना एक दूसरा वर्ड है। पैक्ट मतलब एक समझौता, दो कंट्रीज, दो पार्टीज के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है, अग्रीमेंट होता है, वही है पैक्ट। तो ये जो पैक्ट है ना यूके के साथ, इसको न्यू दिल्ली ने कैसे अप्रोच किया है, अटेम्प्टिंग, कोशिश करके, क्या करने की कोशिश करके, टू बैलेंस करने की कोशिश की है लिबरलाइजेशन को बैलेंस करना है डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ के साथ। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्री कर देना, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब फ्री कर देना, रिस्ट्रिक्शन जितनी भी है ट्रेड के आसपास उन सबको हटा देना, वो है लिबरलाइजेशन। जितने भी टैक्स वगैरह है इंपोर्ट के ऊपर, जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनको हटाना हो गया लिबरलाइजेशन। ये तो करना ही है। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ हैं, ठीक है, उसके साथ बैलेंस करना है। डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ क्या होती हैं? डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, सेंसिटिविटीज़ मतलब कि ऐसे एरियाज जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे कुछ इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिससे बेहतर या और सस्ते प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ बना रही होंगी, तो वैसे में इंडिया के वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो वीक हो गए फिर। तो जैसे अगर फॉरेन का मिल्क आ जाए और वो सस्ता है और वो पूरे इंडिया में फैल जाए, तो इंडिया में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो मिल्क कौन खरीदेगा फिर? तो हम क्या बोलेंगे कि मिल्क जो है, डेयरी जो है, सेंसिटिव सेक्टर हो गया यहाँ पे। तो जो डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ हैं उनको भी ध्यान रखना है लिबरलाइजेशन के साथ साथ। और ये सेंसिटिविटीज़ किसके बीच फैली हुई हैं? अमिड एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इंक्रीजिंगली मतलब दिन पर दिन ये और बढ़ता जा रहा है, ये और फ्रेगमेंट होता जा रहा है। फ्रेगमेंटेड है मतलब टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। ग्लोबल यानी वैश्विक लेवल पर जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो चीज़ों को खरीदना बेचना है, ये पूरा फ्रेगमेंटेड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज़ के बीच में अब व्यापार या ट्रेड बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई हैं, वॉर हो रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है, ठीक है। तो इन सब के बीच ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम जो है फ्रेगमेंटेड है, इसके बीच डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ जो बनी हुई हैं और जो लिबरलाइजेशन है, इनको बैलेंस करना है। ये कोशिश की है न्यू दिल्ली ने। इस तरीके से न्यू दिल्ली ने इस पैक्ट को अप्रोच किया है। उम्मीद है आपको बढ़िया एकदम मस्त तरीके से पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अनलाइक एक प्रेपोजिशन है, अनलाइक का ऑब्जेक्ट है ये अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? विद ने बताया आसियान के साथ हुआ था। अब इस अग्रीमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन है विच। वर्ब है इस क्लॉज में टिल्टेड। टिल्ट का ऑब्जेक्ट है ट्रेड बैलेंस। और ये किसके अगेंस्ट टिल्ट हो गया था? अगेंस्ट प्रेपोजिशन ने बताया, अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट है इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो अनलाइक ने ना एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बड़ा स्टार्ट किया था जिसके अंदर ही इस आसियान के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया था। अब यहाँ पर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट आया है न्यू दिल्ली। मेन वर्ब आ गया हैज़ अप्रोच्ड प्रेजेंट परफेक्ट में। अप्रोच का ऑब्जेक्ट है यूके का पैक्ट। अप्रोच करने का मेथड बताने वाली प्रेपोजिशन है बाय, अटेम्प्ट करके। अटेम्प्ट क्या करने की अटेम्प्ट की है? ऑब्जेक्ट नहीं, इन्फिनेटिव है बैलेंस करने की। बैलेंस किसको करना है? बैलेंस का ऑब्जेक्ट लिबरलाइजेशन। किसके साथ करना है? विद ने बताया डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ के साथ करना है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? अमिड ने बताया। अमिड का ऑब्जेक्ट है ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम कैसा है? फ्रेगमेंटेड है, बिखरा हुआ है, खराब हो रखा है। एडजेक्टिव है ये, पास्ट पार्टिसिपल, और वो भी इंक्रीजिंगली एडवर्ब है। ये और भी ज़्यादा मतलब फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है और ख़राब हालात होते जा रहे हैं। अ सिमिलर शिफ्ट वॉज एविडेंट। कुछ इसी तरह का शिफ्ट एविडेंट था, मतलब एकदम साफ था, क्लियर था, देखा जा सकता था न्यूजीलैंड वाले FTA में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जहाँ पे इंडिया सफल हुई थी प्रोटेक्ट करने में अपने सेंसिटिव डेयरी सेक्टर को। सेंसिटिव होने का मतलब अभी आपको बताया था मैंने। डिस्पाइट डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग वन ऑफ न्यूजीलैंड्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स।
तो न्यूजीलैंड जितनी भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था उसमें से सबसे बड़ा एक क्या था, डेयरी प्रोडक्ट्स थे। तो न्यूजीलैंड से आते थे डेयरी प्रोडक्ट्स, और वहीं पे भारत के फिर डेयरी प्रोडक्ट्स सेंसिटिव हो गए बहुत, क्योंकि न्यूजीलैंड के फिर ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे तो फिर वही खरीदे जाएंगे ना ज़्यादा। तो उसके बावजूद यहाँ पे इंडिया सफल हुई प्रोटेक्ट करने में अपने सेंसिटिव डेयरी सेक्टर को। तो न्यूजीलैंड के इन एक्सपोर्ट्स पर कुछ टैक्स वगैरह लगाया गया होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है सिमिलर शिफ्ट, वॉज वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एविडेंट। कहाँ पे एविडेंट था, इनने बताया न्यूजीलैंड के एफटीए में। वेयर ने आगे क्लॉज जोड़कर बताया कि वहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया सब्जेक्ट सक्सीडेड वर्ब, क्या करने में सक्सीड हुई, इनने बताया प्रोटेक्ट करने में। प्रोटेक्ट का ऑब्जेक्ट डेयरी सेक्टर, ये कैसा है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव एडजेक्टिव हो गया। डिस्पाइट प्रेपोजिशन, डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये क्या थे, वन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ये वन आपने निकाला है न्यूजीलैंड के बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स में से। न्यूजीलैंड्स मतलब पॉजेसिव डिटर्मिनर है एक्सपोर्ट्स के लिए, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है, एक्सपोर्ट्स के लिए मॉडिफायर नहीं, एक्सपोर्ट्स का एडजेक्टिव है। वाइल द इंडिया यूके CETA is expected to strengthen India's export competitiveness, एक तरफ इंडिया और यूके का जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इससे उम्मीद की जा रही है कि ये स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा भारत के एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस को। एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस का मतलब है कि और जो दूसरे देश भी अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर भारत भी अपने सामान को एक्सपोर्ट करेगा, तो वहाँ पे भारत compete कर पाएगा दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे इंडिया की चीज़ें और दूसरे कंट्रीज़ की जो चीज़ें हैं उनसे इंडिया की चीज़ें जो है वो compete कर पाएंगी। compete करने के लिए इंडिया के प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी वाला होना पड़ेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना पड़ेगा। इट्स बेनिफिट्स आर लाइकली टू बी अनइवन। तो एक तरफ हमने बताया कि ये एग्रीमेंट मजबूत करेगा इंडिया की एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस को, लेकिन जो फ़ायदे होंगे वो संभावित है, लाइकली है, वो अनइवन होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे। अक्रॉस सेक्टर्स एंड कुड प्लेस कंपेरेटिव प्रेशर ऑन ऑलरेडी कॉस्ट डिसएडवांटेज MSMEs। तो ये जो सारे सेक्टर है ना भारत में, जो भारत में सारे सेक्टर हैं उन सबको बराबर का फ़ायदा मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और IT कंपनीज़, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, ये सब जो हैं, तो ये सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो सभी सेक्टर्स को बराबर का फ़ायदा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि और कंपैरेटिव प्रेशर प्लेस हो सकता है पहले से कॉस्ट डिसएडवांटेज्ड। MSMEs क्या होता है और कॉस्ट डिसएडवांटेज्ड क्या होता है? MSMEs का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब छोटी फैक्ट्रीज, लोकल मैन्युफैक्चरर्स या स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, उनके पास कम पैसे, कम एम्प्लॉयज़, कम एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है, और ये कॉस्ट डिसएडवांटेज्ड भी होते हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इनके लिए बड़े बड़े दिग्गजों से compete करना और भी मुश्किल होता है, तो इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है, और भी प्रेशर जो है, कंपैरेटिव प्रेशर को इनको झेलना पड़ सकता है। द पैक्ट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, एक कोशिश है क्या करने की, सिक्योर करने की, एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हमें मार्केट एक्सेस मिल जाए, हमें यूके की मार्केट मिल जाए, और इंटीग्रेट कर दे भारत को और डाल दे फर्दर इनटू किसके अंदर, ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर। तो ये संभावना है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर भारत चला जाएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या होता है पता है? ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इसका मतलब है जब कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट पूरा तैयार होता है। या एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अलग अलग पार्ट, कोई जापान से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, तो ये सब जो है इसको कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। तो इंडिया एक ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनेगी, ऑफर्स ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस, और इसको ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस भी मिल रहा है। ज़ीरो ड्यूटी का मतलब क्या है? ड्यूटी मतलब जो भारत अपने सामान दूसरे देशों में बेचता है तो उसके सामान पे टैक्स लगता है, वो हो गया टैक्स, तो वो ज़ीरो ड्यूटी मतलब टैक्स नहीं लगेगा। 99% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, इंडिया के जो भी निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं,
99% पे टैक्स नहीं लगेगा, कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड। जितना भी बायलैटरल ट्रेड होता है, बायलैटरल मतलब दो पार्टी से जुड़ा हुआ, मतलब दोनों देशों के बीच में जितना भी पूरा ट्रेड होता है, जितना भी सामान खरीदा भेजा जाता है, ठीक है, तो उसमें लगभग सारे ही वैल्यू जितना भी होता है उसमें से 99% जो है इंडिया का एक्सपोर्ट, उस पर ज़ीरो ड्यूटी भी एक्सेस मिल रहा है। हाउएवर, हालांकि ये देखो एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले की गई बात को आगे की गई बात से जोड़ रहा है। और क्या बता रहा है, देखो, स्मॉलर फर्म्स, जो छोटी फर्म्स हैं, ऑफन लैक, इनके पास अक्सर कमी होती है डॉक्यूमेंटेशन की, इनके पास पेपर वर्क अच्छा नहीं होता, कंप्लायंस कैपेसिटी नहीं होती है। कंप्लायंस मतलब रूल्स को फॉलो करने की जो कंडीशन होती है वो कंप्लायंस होती है। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं इनके पास प्रॉपर ऐसे एक्सपर्टीज़ नहीं होती ज़्यादा कि ये ढंग से सारे रूल्स फॉलो कर सके, सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरे उतर सके, सारे सेफ्टी रूल्स को ये इम्प्लीमेंट कर सकें, इंश्योर कर सके कि एकदम ये कंप्लाई कर रहे हैं जो यूके ने सब रूल सेट करे। ये कैपेसिटी इनके पास होती नहीं है, जिसकी ज़रूरत होती है क्लेम करने की दीज बेनिफिट्स, ये सारे फ़ायदे उठा सके उसको क्लेम करने के लिए इनके पास कंप्लायंस कैपेसिटी की कमी होती है, डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, ठीक है। कंपनीज़ को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो होता है कंप्लायंस। तो इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, इनके पास ये एबिलिटी नहीं है, इनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, स्टाफ नहीं है। डिस्पाइट द डील इंक्लूडिंग सम अग्रीमेंट्स ऑन नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ये जो डील है ना, इस डील में शामिल हैं कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ ऐसे अग्रीमेंट शामिल हैं जो कि नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स पे हैं। नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स बोले तो जब आप अपने सामान को दूसरे देश में बेचना चाहते हैं तो आपके सामान पर वो देश टैक्स लगाता है, ठीक है ना। हाँ, तो जब वो टैक्स लगाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स ही आपके लिए एक मुसीबत खड़ी करता है, नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स भी होते हैं कुछ, मतलब आपको कंप्लायंस भी इंश्योर करना पड़ता है कि आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो सकता है उस देश ने कुछ आपके ऊपर कुछ कोटे से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप इतना ही सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो, या और है ना, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ दिक्कत है। तो अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हो सकता है वो बोले कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं रखा, आपने सस्टेनेबिलिटी का ध्यान नहीं दिया है प्रोडक्ट बनाने में, तो हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। तो नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो हालांकि कुछ तो अग्रीमेंट हो गए उनके ऊपर, लेकिन जो MSMEs हैं, जो स्मॉल फर्म्स हैं, मे फाइंड इट, उनको लग सकता है ये बहुत ही मुश्किल कंप्लाई करना, सारे रूल्स फॉलो करना विद द यूकेज स्ट्रिंजेंट, यूके की बहुत ही स्ट्रिंजेंट यानी बहुत ही सीरियस, बहुत ही स्ट्रिक्ट या बहुत ही सख्त सैनिटरी मतलब सफाई से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, फाइटोसैनिटरी यानी पौधों से संबंधित, फाइटोसैनिटरी का मतलब है पौधों से संबंधित, कि पौधे सुरक्षित रहने चाहिए आपके प्रोडक्शन के दौरान। टेक्निकल एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग उन्होंने रूल बनाए हैं। कहीं कोई आप एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, कहीं ज़्यादा कार्बन एमिशंस तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो सब यूके चेक करता है। विच कुड प्रूव अ बिगर हर्डल देन टैरिफ्स, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हर्डल, और भी बड़ा रास्ते का रोड़ा या बहुत ही बड़ी रुकावट एक बीच में बन सकती है, टैरिफ से भी बड़ी रुकावट हो सकती है ये तो बोल रहे हैं कि इन एग्रीमेंट्स में कुछ नॉन टैक्स बैरियर्स जो हैं उनको, ठीक है, लोअर करने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी जो स्मॉल बिजनेसेस है ना ज़्यादातर इंडिया के, वो स्ट्रगल करेंगे यूके के इन सारे इतने सख्त नियमों का पालन करने में। ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर सच एग्रीमेंट्स, इस तरह के जो समझौते हैं, हैव एक्सेलरेटेड, उन्होंने और भी तेज़ी ला दी है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जब आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो, एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं है आपका, आप कई तरह के चीज़ें जैसे मेडिसिन, कार्स, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हो गया एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया है, यानी फिर दूसरे देशों ने, ठीक है, निवेश किया है हमारे देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है। एंड फैसिलिटेटेड, सुगम बनाया है, आसान बनाया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को। जब एक देश के कोई एक्सपर्ट हैं और वो एक्सपर्ट किसी दूसरे देश में काम करने लगे, दूसरे के देश में, ठीक है, अपनी कंपनी खुलवाएं,
अपनी फैक्ट्री खुलवाएं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इंडिया के लोग वहाँ पे फिर सीख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसे कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, बट ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता है जब इसको सपोर्ट मिलती है रॉबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की। रॉबस्ट मतलब बहुत ही मजबूत, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री के जो इकोसिस्टम है। एक इंडस्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हो, ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हो, प्रोडक्ट्स के अंदर। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है पूरे के पूरे। एक इंडस्ट्री को ढंग से काम करने के लिए उसको रोड्स की ज़रूरत, सप्लायर्स, स्किल्ड वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये पूरा इकोसिस्टम बहुत मजबूत होगा तो ये सब हो पाता है। एंड कंपैरेटिव फार्म्स, और फार्म्स कंपैरेटिव होनी चाहिए। कंपैरेटिव होने का मतलब है जो दुनिया भर में जो अलग अलग कंपैरेटर्स उनके बैठे हुए हैं और कंपनीज बैठी हैं, मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, उनके साथ उनको मुकाबला करना है। इनकी कॉस्ट उनसे कम होनी चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट होने चाहिए इनके प्रोडक्ट्स। तो ये सब होना चाहिए, तभी आपको मिलता है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली, भारत ने पहले से, मतलब ऐतिहासिक रूप से बहुत पहले से भारत ने अंडर यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज करना मतलब सदुपयोग करना, ढंग से इस्तेमाल कर लेना, किसी का पूरा फ़ायदा उठा लेना, किसी चीज़ का, रिसोर्स का। अंडर यूटिलाइज करने का मतलब क्या है, ढंग से इस्तेमाल ना करना। सेवरल, कई ट्रेड एग्रीमेंट्स को, भारत ने पहले कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस की वजह से। बहुत सारी कंपनीज या बिजनेसेस को पता ही नहीं होता है इन बेनिफिट्स के बारे में, और कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये सारी प्रोसेसेस, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत स्लो काम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, कम्बरसम है, और हाई कंप्लायंस कॉस्ट्स है। और ये सारे रूल्स जो होते हैं इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के, ये इन सारे रूल्स के साथ कंप्लाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत पैसा इसी में खर्च हो जाता है, ठीक है। तो अगर कंप्लायंस करने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए तो प्रॉफिट क्या बनेगा फिर। द ट्रेड डेफिसिट मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब हमारा देश इंपोर्ट करने से इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। विद आसियान, तो आसियान के साथ ये ट्रेड डेफिसिट हुआ है, वाइडेंड, इसने वाइडन कर दिया और बढ़ा दिया, ये बढ़ गया from about $10 billion in 2017 to nearly $44 billion in 2023। तो 2017 में $10 बिलियन का था ट्रेड डेफिसिट और अब है $44 बिलियन का। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि अगर इंडिया ने क्या कहें $20 बिलियन अगर एक्सपोर्ट किया है तो $30 बिलियन इंपोर्ट किया है, तो $10 बिलियन का डेफिसिट हो गया। ये 2017 में था। पहले ट्रेड डेफिसिट कम था, बाद में ज़्यादा हो गया, यानी बाद में तो इंडिया ने और भी ज़्यादा सामान खरीदा और बेचा और भी कम। सिमिलरली उसी प्रकार से द यूके अग्रीमेंट्स बेनिफिट्स, ये यूके का जो अग्रीमेंट है इसके जो फ़ायदे हैं में रिमेन बिलो एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी उम्मीदें हैं हो सकता है उन उम्मीदों से कम रहें। ऐसा किस परिस्थिति में नहीं होगा, कैसे रोक सकते हैं हम इसको, अनलेस इंडिया स्ट्रेंथन्स, अगर इंडिया मजबूत कर दे अपनी रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह होते हैं वो जल्दी करप्शन कम हो, अप्रूवल जल्दी मिले चीज़ों को, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फास्ट करे, स्ट्रेंथन करे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पता क्या होता है, जब आप कोई सामान बनाते हो और कोई और आता है और उस सामान को कॉपी करके ले जाता है तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपका एक राइट होना चाहिए, आपका कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये स्ट्रेंथन करना चाहिए भारत को। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर दो देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट, मन मुटाव हो रहा है तो उसका रिजोल्यूशन जल्दी होना चाहिए, उसका समाधान जल्दी निकलना चाहिए। तो ये सब अगर इंडिया स्ट्रेंथन कर दे, अगर ना करे तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना हमारी कि यूके का अग्रीमेंट हुआ है हमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, तो जो बेनिफिट्स हैं ना वो हमारी उम्मीदों से कम होंगे अगर इंडिया ने ये सब नहीं किया तो।
Although the UK accounts for only about 3% of India's merchandise exports and around 1% of its imports, the UK Pact expands India's access to a high-income market where it enjoys a merchandise trade surplus. हालांकि क्या हो रहा है, जो यूके है ना वो अकाउंट करता है, मतलब वो उसकी भागीदारी है, उसका हिस्सा है फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। इंडिया मर्चेंडाइज मतलब जो भी सामान गुड्स वगैरह है, तो इंडिया का जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उसमें से 3% यूके को होता है एंड अराउंड 1% ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स। और भारत जितना भी सामान इंपोर्ट करता है उसमें से सिर्फ 1% सामान ही यूके से आता है, ठीक है। तो पहले से मतलब यूके से पहले ही भारत ज़्यादा कम चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा चीज़ें यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है। द यूके पैक्ट, ये जो पैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है अभी एक्सपेंड कर रहा है और भी फैलाएगा भारत के एक्सेस को टू अ हाई इनकम मार्केट। वो मार्केट कैसी है? हाई इनकम मार्केट है, वहाँ पे अमीर लोगों की मार्केट है, बहुत बड़ी इनकम वाले वहाँ पे लोग हैं। वो मार्केट इंडिया के पास जो है वो और भी ज़्यादा मिल रही है इंडिया को। वेयर इट इन्जॉयज, इट मतलब इंडिया, जहाँ पे इंडिया पहले से इन्जॉय कर रहा है मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस को। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट का उल्टा ट्रेड सरप्लस, तो मतलब पहले से ही इंडिया को वो मार्केट मिली हुई है और बहुत सामान वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है इंडिया। तो अब इस ट्रेड सरप्लस का जो फ़ायदा पहले से मिल रहा है वो और भी एक्सपैंड होगा इस यूके के पैक्ट से। यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ऑल्दो ये पूरा क्लॉज आ गया, फिर सब्जेक्ट है यूके मेन क्लॉज का, वर्ब यूके नहीं है, यूके का पैक्ट है सब्जेक्ट, वर्ब है एक्सपैंड, एक्सपैंड का ऑब्जेक्ट है एक्सेस। एक्सेस कहाँ तक मिल गया हमें? टू प्रेपोजिशन ने बताया इस मार्केट में मिल गया। ये मार्केट कौन सी है? वेयर ने आगे क्लॉज में बताया कि कहाँ पे। इट सब्जेक्ट आ गया, इंजॉय वर्ब है, इंजॉय का ट्रेड सरप्लस ऑब्जेक्ट है। हाउएवर दिस एडवांटेज कुड नैरो, ये फ़ायदा और कम हो सकता है अगर जो इम्पोर्ट्स है यूके के, यूकेज रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक एक्सपोर्ट्स such as luxury vehicles grow faster than India's largely labor intensive price sensitive exports। वीडियो पॉज करके बीच बीच में ना आप अपना मीनिंग खुद एक बार समझने की कोशिश किया करो, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो और अच्छा होगा आपके लिए। यूके के एक्सपोर्ट्स जो हैं, यानी यूके जो हमको सामान बेचता है वो सामान कैसा होता है? प्राइस इनइलास्टिक होता है। प्राइस इनइलास्टिक का मतलब पता है क्या है? मतलब ऐसा सामान जिसको लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे वो बढ़ क्यों ना जाए, चाहे वो महंगा क्यों ना हो जाए। जैसे कि लग्जरी कार्स, अब ब्रिटेन यूके लग्जरी कार्स बेचता है तो और महंगी भी बेचेगा, तो जो अमीर लोग हैं जिनको शौक है लग्जरी व्हीकल्स खरीदने का वो खरीदेंगे ही। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर प्राइस का फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो घटे या बढ़े, वो चीज़ें लोग खरीदेंगे ही, उनको आप बोलते हो प्राइस इनइलास्टिक एक्सपोर्ट्स। तो यूके के एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं, ये एक्सपोर्ट्स और फास्ट ग्रो कर सकते हैं। फिर इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं, जो इंडिया सामान भेजता है, वो कैसा होता है? लार्जली यानी बड़े रूप से वो लेबर इंटेंसिव होता है, उसके प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत लेबर लगती है, लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गारमेंट्स, फुटवेयर या टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। तो ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। और प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स भी हैं। प्राइस सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि उनके एक्सपोर्ट्स ऐसे नहीं है प्राइस इनइलास्टिक, बल्कि प्राइस सेंसिटिव हैं। अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। जैसे कपड़े, जूते वगैरह, अब कपड़े तो कोई इमरजेंसी की चीज़ नहीं होती, अगर ज़्यादा महंगे मिल गए तो नहीं खरीदेंगे, कोई दूसरे सस्ते वाले खरीद लेंगे। लेकिन जो लग्जरी व्हीकल्स चलाने के शौकीन है वो तो लग्जरी व्हीकल्स खरीदेंगे ही। तो ऐसे एक्सपोर्ट जो प्राइस से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हैं सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, प्राइस बढ़ गया इनकी बिक्री कम हो जाती है। द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन बेनिफिट्स इंडियन आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स बट इट्स इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स में रिमेन मॉडेस्ट। जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के बेनिफिट्स हैं, अब पहले आपको ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन होता क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लो इंडिया का इंजीनियर यूके में जाके काम कर रहा है, तो अब ऐसा होता है ना कि जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो क्या होता है, एक कंपनी में जो एम्प्लॉई काम करता है वो एम्प्लॉई और उसका जो एम्प्लॉयर होता है वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसों को एक गवर्नमेंट फंड में डालते हैं। ये पैसा काम आता है रिटायरमेंट के बाद, या कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सैलरी में डिसरप्शन हो जाए, किसी प्रकार का इनकम में डिसरप्शन हो जाए, तो फिर
उससे सिक्योरिटी बनी रहती है, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है। अब डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे मान लो इंडिया का कोई इंजीनियर यूके में जाके काम कर रहा है 3 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? अब कौन सी कंट्री के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस एम्प्लॉई को? अपने इंडिया की सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे या यूके की सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे? तो इस एम्प्लॉई को और एम्प्लॉयर को भी 2 बार पे करना पड़ेगा। तो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में क्या होता है? अब इसमें जो भी ऐसे वर्कर्स हैं उनको दोनों कंट्रीज़ के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर्स को भी नहीं है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होता है और कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ओवरसीज़ भेजना, अब्रॉड भेजना आसान हो जाता है। तो आईटी कंपनीज़ को ये फ़ायदा देता है। इंडियन आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज की जो फर्म्स हैं उनको फ़ायदा हो जाता है इससे, क्योंकि अक्सर उन्हीं को ऐसा करना पड़ता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को दूसरे देश में भेजना पड़ता है। अपने इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जैसे वो यूके में भेजते हैं, तो उनको फिर ये कन्वेंशन होता है ना ये, तो फिर उनको 2 बार पे नहीं करना पड़ता। अब आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। फार्मर्स या स्टील मैन्युफैक्चरर्स या गारमेंट एक्सपोर्टर्स, इनको नहीं मिलता। तो पूरी इकोनॉमी को तो फ़ायदा नहीं होता। इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स जो हैं वो बने रहते हैं मॉडेस्ट, यानी बहुत कम ही बने रहते हैं। द पैक्ट ऑल्सो फेस्ड अ हर्डल। इस पैक्ट को एक और हर्डल फेस करना पड़ा और रुकावट आई। ओवर द यूके स्टील सेफ गार्ड कोटाज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, अंडरलाइनिंग हाउ नॉन टैरिफ मेजर्स कैन डाइल्यूट मार्केट एक्सेस। इस पैक्ट को सामना करना पड़ा एक और रुकावट का। किस चीज़ को लेके? यूके का जो स्टील सेफ गार्ड कोटाज हैं। स्टील सेफ गार्ड कोटे से यहाँ पर क्या मतलब है? कोटा का मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपको अलाउड है, वो हो गया कोटा। अब यूके जैसे बोलता है कि इंडिया तो ना बस इतना ही एक्सपोर्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये हो गया एक स्टील सेफगार्ड कोटा हो गया। सेफगार्ड का मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन से पहले अंडरलाइनिंग, इस बात ने अंडरलाइन किया, बहुत अच्छे से एम्फसाइज करके रेखांकित किया इस चीज़ को कि नॉन टैरिफ मेजर्स जो हैं, मतलब टैरिफ वाली प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स यानी कि जैसे अब इतने सारे इंस्पेक्शंस होंगे अलग अलग तरह के। टैरिफ तो चलो उन्होंने कम कर दिया या टैरिफ नहीं ले रहे, लेकिन फिर वो अलग अलग तरह की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कंप्लायंस चेक कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तो एक्सपोर्ट्स और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो डाइल्यूट हो जाता है मार्केट एक्सेस तो मिल गया आपको, लेकिन बहुत डाइल्यूट हो गया, ये बहुत कमज़ोर हो गया मार्केट एक्सेस। एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया, आपको बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ेंगे। इंडियाज़ कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, इंडिया के जो कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट हैं, मतलब ऐसे एक्सपोर्ट्स जिसमें CO2 बहुत रिलीज़ होता है, जैसे स्टील सीमेंट वाले जो फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ हो गई। तो यूरोप और यूके, इनको बहुत फिक्र है कार्बन एमिशंस की। ये भी चुनौतियाँ फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट से संबंधित, जलवायु से संबंधित जो ट्रेड रेगुलेशंस हैं, यानी ट्रेड रेगुलेशंस मतलब जो भी रूल्स नियम कानून बनाए हुए हैं कि कार्बन एमिशन कम होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग क्लीन होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, ये और स्ट्रिंजेंट हो गए हैं, बहुत सख्त हो गए हैं। ये रेगुलेशंस, नियम कानून बहुत सख्त हो गए हैं। अल्टीमेटली तो आखिरकार क्या होता है? CETA, ये जो नया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी जो सफलता है ये कहाँ पे है? टर्निंग मार्केट एक्सेस इनटू मार्केट शेयर। मार्केट एक्सेस को मार्केट शेयर में आप कन्वर्ट कर दोगे, तब आपको इसकी सफलता मिलेगी कि आपको मार्केट का एक्सेस तो मिल गया कि ये लो मार्केट, बेचो अपना सामान। अब आप कितना सामान बेचते हो, उस मार्केट में कितना सामान बिकता है, जैसे 100% बिकता है, तो आपका उस 100% में से कितना शेयर है, ये शेयर बनाना है आपको। सिर्फ एक्सेस, बाजार में खड़े रहोगे तो फ़ायदा थोड़ी है। आप आलू बेचने बाजार में गए और आलू एक भी नहीं बिका, तो बाजार में होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ बाजार में एक जगह मिलने से फ़ायदा नहीं है, आप सामान कितना बेचते हो उससे फ़ायदा है ना। तो ये सिंपल है कि सक्सेस इस बात में है कि आप मार्केट एक्सेस को मार्केट शेयर में कन्वर्ट करो। कितना कर पाते हो, कितना नहीं, उनके कंप्लायंस को आपको इंश्योर करना है, आपको उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस सारे उनसे अबाइड बाय करना है, एडहेयर टू करना है।
ठीक है, तब जाके आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये था आज के वीडियो लेसन में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।